नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ जमनालाल मालवी। अपन आज पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में सामाजिक अध्ययन, जिसका पहला अध्याय है भारत के संसाधन। भारत के संसाधन में अपन जैसे देखें जल, मृदा, वन एवं वन्य प्राणी। ये जो संसाधन है ये वो संसाधन है जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये वे संसाधन हैं जो सभी प्रकृति के माध्यम से अपन को प्राप्त हुए हैं। संसाधन भी जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन वो आ जाते हैं यानी कि जो सारी चीज़ें मनुष्य बनाता है अपनी आवश्यकता के लिए, मनुष्य जिन वस्तुओं का निर्माण करता है वो मानव निर्मित संसाधन हो जाते हैं। जैसे कि मानव निर्मित संसाधन में ले लो कोई सी वस्तु, बस, कार, ट्रेन या कोई बिल्डिंग मटेरियल्स जो बना रहा है, वो सारी चीज़ें आ जाती है मानव संसाधन के अंतर्गत। परंतु अपन यहाँ बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, जैसे देख लो सबसे पहले मृदा, जिसका बनाने में मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं है, ये भी अपन को प्रकृति से प्राप्त हुई है। फिर ले लो जल, ये भी प्रकृति से प्राप्त है। वन, जीव जंतु, खनिज, शक्ति के स्रोत यानी ऊर्जा के स्रोत, और वायु, ये सारी चीज़ें आ जाती है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब अपन यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले अपने अध्याय में आ रहा है जल। जैसे कि जल संसाधन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे अपन जल संसाधन के होते हैं 4 स्रोत। सबसे पहले भौम जल, नंबर 2 पे आ जाता है पृष्ठीय जल, नंबर 3 पे आ जाता है वायुमंडलीय जल, और नंबर 4 पे आ जाता है महासागरीय जल। यानी कि जल संसाधन के हुए 4 स्रोत। अब सबसे पहले बात करेंगे अपन भौम जल। अब भौम जल को अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि भौम जल किसे कहते हैं, समझाइए इसकी डेफिनेशन। तो चलो पढ़ते हैं भौम जल किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में बनेगी, ऐसा जल जो धरातल के अंदर अभेद चट्टानों के बीच पाया जाता है उसे भौम जल कहते हैं। एक बार रिवाइज करेंगे, ऐसा जल जो धरातल के अंदर अभेद यानी मजबूत चट्टानों के बीच में जो जल पाया जाता है उसे अपन कहते हैं भौम जल। जैसे ये जल अपन को किन माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे कुआं, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि के माध्यम से अपन को भौम जल प्राप्त होता है। क्लियर। अब दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे अपन पृष्ठीय जल। इसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी कि ऐसा जल जो धरातल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है उसे पृष्ठीय जल कहते हैं। एक बार रिवाइज करेंगे, ऐसा जल जो धरातल या भूमि की ऊपरी सतह पर पाया जाता है उसे अपन पृष्ठीय जल कहते हैं। जैसे नदी, तालाब, झील आदि का जल पृष्ठीय जल के अंतर्गत आता है। क्लियर। फिर तीसरे नंबर पे आता है वायुमंडलीय जल। इसकी डेफिनेशन बनेगी, ऐसा जल जो वायुमंडल में वाष्प के रूप में पाया जाता है उसे वायुमंडलीय जल कहा जाता है। देखा जाए तो इस जल का अपन उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। जैसे एक उदाहरण से अपन समझाते हैं कि एक पानी की बाल्टी ले लो, उसमें एक कपड़े को आप गीला कर लो, उस कपड़े को अपन सूखने के लिए डालते हैं। कुछ समय तक उस कपड़े में से पानी टपकता रहेगा, परंतु कुछ समय पश्चात पानी टपकना बंद हो जाएगा और कपड़ा गीला रहेगा। धीरे धीरे वो कपड़ा सूख जाएगा, यानी उस कपड़े में जो पानी था वो सारा वाष्प के रूप में वायुमंडल में उड़ गया। इसलिए अपन इस जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, न ही इस जल को अपन इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। अगला आ रहा है अपना महासागरीय जल। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से बनेगी, बहुत ईजी है इसकी तो, कि जो जल महासागरों में पाया जाता है उसे महासागरीय जल कहा जाता है। इस जल का भी अपन कृषि करने के लिए, पीने के लिए यानी मनुष्य जो उपयोग करता है, तो अपन इस जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर। चारों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। चारों की डेफिनेशन आप याद करिए। ठीक है, थैंक यू।